गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इजराइल के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो भारत आए हुए हैं एंड उन्होंने यहाँ पे मुलाकात करी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ। अब दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो इजराइल और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पीस प्लान यहाँ पे प्रपोज किया था एंड दोनों पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट भी किया। हालांकि पूरी तरह से अभी भी हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि पूरी तरह से शांति रीजन के अंदर आई नहीं है, अभी भी कई बार उसका उल्लंघन होता रहता है। पर दोस्तों, भारत ने यहाँ पे बात करी है कि हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिससे लंबे समय के लिए इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर शांति स्टैब्लिश हो। भारत यही चाहता है कि बातचीत के जरिए ही यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे निकाला जाए। बाकी दोनों देशों के अंदर अगर हम बात करें कोऑपरेशन की तो वो बढ़ता ही जा रहा है। आप नोटिस कर पाओगे दोनों देशों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेररिज्म, कि टेररिज्म आसपास के देशों से यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोनों देशों ने यहाँ पे अग्री किया कि टेररिज्म के अगेंस्ट हमें एक जीरो टॉलरेंस की अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करनी है। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पर बेहतर हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और इसराइल के बीच में आपको देखने को मिलेगी। एंड उसके साथ ही साथ भारत जो है वो हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन का यहाँ पे समर्थक रहा है, यानी कि इसराइल और जो पैलेस्टीन है ये अपने आप में दो देश यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि भारत और इसराइल ना सिर्फ इन एरियाज के अंदर बल्कि आज के समय इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, इन सब सेक्टर्स के अंदर भी भारत और इसराइल यहाँ पे कॉपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 5 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारे सामने है एपिडा फैसिलिटेटेड फोर्टिफाइड राइस एक्सपोर्ट। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर इस टॉपिक का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, आपको एपिडा के बारे में पता होना चाहिए। जब हम दोस्तों बात करते हैं ना एपिडा की, एपिडा है क्या? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम एपिडा का ये है कि एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का दूसरे देशों के अंदर इसको एक्सपोर्ट करवाने के अंदर मदद कर पाए। ठीक है ना? तो एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी यहाँ पे इसको दी गई है। तो भारत की कोशिश ये होती है कि अच्छे अच्छे हम प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि उनको दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएं एंड वहां पर एपिडा का रोल आता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि एपिडा एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि एक कानून के माध्यम से बनी है, दैट इज एपिडा एक्ट। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो 1985 के अंदर ये एक्ट यहाँ पे पास हुआ एंड इस तरह से 1986 से आपकी ये बॉडी है वो काम करना शुरू कर देती है। अभी क्या हुआ है, एपिडा ने फोर्टिफाइड राइस एक्सपोर्ट जो है ना उसके अंदर मदद करी है। देखना कैसे? देखो, दरअसल में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल था ना, वहां मतलब वो जो आपका 12 मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस जो था वो छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका गया। ठीक है? तो पहला एक्सपोर्ट यहाँ पे कोस्टा रिका को यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस कर्नल का आपको देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? देखो, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये चावल है ना। अब चावल तो है ही है, पर एक इंसान चावल खा के अपना पेट तो भर लेगा, पर क्या उसके पास बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आएंगे अच्छे से? तो कई बार पता क्या होता है, हम लोग ना अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट में फोर्टिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, वो चावल के अंदर ही हमने यहाँ पे इनको फोर्टिफाई कर दिया है। अब होगा क्या कि ये वाले चावल जो कोई इंसान खाएगा ना उसका पेट तो भरेगा ही भरेगा, उसके साथ साथ उसको आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 ये सब भी मिल जाएंगे। दरअसल में ना होता क्या है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल के अंदर ये जो आपके अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको एक्सट्रूड किया था। एक्सट्रूड मतलब एक शेप में लेके आना। तो चावल की शेप में ही वो चीजें आ जाती हैं, चावल के अंदर ही इंटीग्रेट कर दी जाती हैं। तो इस तरह से रेगुलर राइस के साथ इनको मिक्स कर दिया जाएगा ताकि खाने की जो पौष्टिकता है वो भी यहाँ पे बेहतर हो पाए। तो हमारा ये जो राइस गया है ना कोस्टा रिका और बाकी देशों में भी जो हम भेजते हैं, उससे कहीं ना कहीं फायदा ये होता है कि वहाँ के बच्चों का पेट तो भरता ही भरता है एंड साथ साथ उनको यहाँ पे कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती। तो भारत का दोस्तों एक खुद का मिशन भी है, कुपोषण मुक्त भारत। ये हम सिर्फ भारत को ही कुपोषण मुक्त नहीं बनाना चाहते, हम दुनिया को कुपोषण मुक्त बनाना चाहते हैं। तो ये उसी में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कदम आपको देखने को मिलेगा। बाकी छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट हुआ है तो छत्तीसगढ़ का रोल भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा नाम छत्तीसगढ़ को यहाँ पे मिला है। तो ये कुछ बातें एपिडा के बारे में आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, यूएन एड्स रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी पेंडेमिक नेक्सस। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहली बात तो आप ये समझो कि यूएन एड्स क्या है। यूएन एड्स की जब हम बात करते हैं, जैसे नाम में है ना एड्स, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो एड्स या एचआईवी एड्स एपिडेमिक को खत्म करने के लिए यहाँ पे काम कर रही है कि दुनिया में केसेस कम हो, और कोशिश इनकी ये है कि 2030 तक कोई नया एचआईवी इन्फेक्शन ना आए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो, एंड एड्स के रिगार्डिंग जो डेथ्स हैं उनको हम यहाँ पे जीरो कर पाएं। तो एड्स को कम करने की कोशिश है, एड्स को खत्म करने की कोशिश है यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन बॉडी की जिसका नाम है यूएन एड्स। और इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर इसकी जो मदद करने के लिए अलग अलग और यूएन संस्थान हैं, जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। इसके द्वारा अलग अलग तरह की यहाँ पे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब ये एक इन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने इनइक्वालिटी और पेंडेमिक को जोड़ा है। देखो इस बात को आप अंडरस्टैंड करना। देखो जिन देशों के अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा होती है ना, अमीर और गरीब का अंतर ज्यादा होता है, वहां पर ऐसा देखा गया कि अगर वहां कोई पेंडेमिक आ जाए ना, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक चलता है और पेंडेमिक अपने आप में डेडली हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 भी आया, तो कोविड-19 में देखो ऐसा देखा गया कि जैसे मान लो कोई देश है जिसमें अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा अंतर है, तो वहां गरीबों के ऊपर बहुत बड़ी मार यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अमीर लोग तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, इलाज करवा लेते हैं, गरीब बेचारा वहां पे पिस जाता है। तो इनइक्वालिटी की वजह से ना वो पेंडेमिक बहुत लंबा खिंच जाता है। ठीक है, और पेंडेमिक क्योंकि हो जाएगा तो पेंडेमिक की वजह से गरीब के ऊपर और मार पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो एक्चुअल में ना ऐसा कह सकते हो कि इनइक्वालिटी से पेंडेमिक का खतरा बढ़ जाता है और पेंडेमिक की वजह से इनइक्वालिटी और बढ़ती रहती है। तो दोस्तों इस तरह से एक साइकिल में यहाँ पे फंस जाता है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला है यूएन एड्स रिपोर्ट ने। तो ये एक अपने आप में सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। तो गरीब हमारा जो है ना, वो जिंदगी भर इस तरह से गरीबी में ही रहेगा, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हेल्थ केयर अच्छा ना होना, वर्किंग कंडीशन सही ना होना, आपकी अलग अलग तरह की आपकी जो इंश्योरेंस कवरेज अच्छा ना होना, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम अच्छा ना होना, उससे कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो इस यूएन एड्स रिपोर्ट ने कुछ इसके सोल्यूशन भी यहाँ पे बताए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों को घर मिलना चाहिए, एजुकेशन, रोजगार मिलने चाहिए, उनका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि अगर पेंडेमिक आए भी तो इन हमारे जो गरीब भाई हैं उनके ऊपर खतरा ना आए। इसके साथ ही साथ देशों को अपना जो पैसा है वो पब्लिक हेल्थ के अंदर, इनइक्वालिटी को कम करने के अंदर डेफिनेटली पैसा यहाँ पे खर्च करना चाहिए। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। फिर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी अमीर देशों को, गरीब देशों को भी देनी चाहिए, ताकि वहां पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ हेल्थ इनोवेशन लाए जा पाए। इसके अलावा लोकल बेसिस के ऊपर वैक्सीन का प्रोडक्शन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हेल्थ क्राइसिस को टैकल किया जा पाए। एंड इसी तरह से अगर हम बात करें, आपको ना ग्लोबल डिस्कशन जो होती है हेल्थ के रिगार्डिंग, उसमें इनइक्वालिटी की डिस्कशन भी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि हम हेल्थ इन जनरल तो बात करते हैं, पर हेल्थ को इनइक्वालिटी के साथ जोड़कर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें लोगों की सिचुएशन की एक बेहतर हालात हमें यहाँ पे पता लग पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो यूएन एड्स रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताई गई हैं। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। दोस्तों हर साल 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस साल भी सेलिब्रेट किया गया। तो थोड़ा सा हमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो आपको जो जाननी है वो ये है कि बायोस्फीयर अपने आप में इन सीटू कंजर्वेशन है। देखो आप लोग जानते होंगे, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू। जब हम बात करते हैं इन सीटू की, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व करते हैं ना, वो इन सीटू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया हुआ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपके सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, आपके कम्युनिटी रिजर्व्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इन सीटू। क्योंकि यहाँ पर आप पॉपुलेशन को या स्पीशीज को उनके नेचुरल सराउंडिंग के अंदर ही यहाँ पे उनको मेंटेन कर रहे हो। पर जब मैं दोस्तों बात करता हूँ ना एक्स सी टू की, एक्स सी टू के अंदर क्या होता है, जैसे आपके जूलॉजिकल पार्क्स आ गया, आपके बोटानिकल गार्डन आ गया, सीड बैंक्स वगैरह आ गया, यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर उनको कंजर्व करते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन का एक अपने आप में आपको तरीका देखने को मिल जाएगा, जो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, ठीक है ना, एंड अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका बन जाते हैं। अब एक बात आप जरा अंडरस्टैंड करना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना बायोस्फीयर रिजर्व की, इसमें 3 अलग अलग एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे।
देखो एक तो होता है ये वाला जो नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है ना, ये है आपका कोर जोन। कोर जोन के बाहर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये होता है आपका बफर जोन। बफर जोन के बाहर वाला जो रीजन हुआ यहाँ पे, ये हो गया आपका ट्रांजिशन जोन। अब देखना, इनको ना डिवाइड किया जाता है कोर, बफर और ट्रांजिशन के अंदर बेसिस ऑन द फैक्ट कि वहां पे क्या अलाउड है या नहीं है। देखो जैसे मैं अगर मैं कोर जोन की बात करूं, जो सबसे अंदर वाला रीजन हुआ, यहां पर तो देखो हमारे प्लांट्स, एनिमल और नेचुरल इकोसिस्टम को खूब प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो कोर जोन है ना, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, जैसे ग्रेजिंग, हंटिंग, ये सब अलाउड नहीं होता। बस रिसर्च एंड मॉनिटरिंग होती है ताकि हम यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। कोर जोन के बाहर जो आता है वो आपका सेकंड वाला रीजन, मतलब ये वाला जो आपका रीजन है, ये आपका बफर जोन हो जाता है। दोस्तों बफर जोन की जब हम बात करते हैं तो बफर जोन के अंदर एक तरह का बैरियर की तरह यहाँ पे काम करता है। यहाँ पर कुछ चीजें अलाउड होती हैं पर लिमिटेड बेसिस के ऊपर, मतलब कुछ हद तक टूरिज्म अलाउड होगा पर पूरा अलाउड नहीं होगा, लिमिटेड टूरिज्म होगा, लिमिटेड फिशिंग होगी, साइंटिफिक रिसर्च, मतलब रेगुलेशन रहते हैं, चीजें अलाउड होती हैं पर थोड़ा रेगुलेशन। पर उसके बाद वाला जो जोन आ गया वो आपका हो गया ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर हम नोटिस कर पाओगे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, लोग थोड़ा घर वर भी बना सकते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट्री हो गया, कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो गया, सस्टेनेबल टूरिज्म हो गया, ये सब अलग अलग चीजें यहाँ पे अलाउड रहती हैं इस तीसरे वाले आपके सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये बातें आपको यहाँ पे थोड़ी पता होनी चाहिए। बाकी देखो ये जो नेशनल गवर्नमेंट है इनको डेजिग्नेट करती है ताकि बायोडाइवर्सिटी को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर पाए, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाए, राइट, और सस्टेनेबल ढंग से हम इसको इस्तेमाल कर पाए। इन तीनों का अंतर तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। अब ध्यान ये रखना है कि यूनेस्को का ना एक प्रोग्राम चलता है, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब ये यूनेस्को ने 1971 के अंदर स्टार्ट किया था, ताकि देखो नाम में ही है ना मैन एंड बायोस्फीयर, ताकि दोनों को हम साथ में मिलकर इंसान को और एनवायरनमेंट को, इनका जो आपस में रिश्ता है ना उसको प्रमोट करें। क्योंकि दोनों में देखो क्या हो रहा है, हमने देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, उनमें हम प्लांट और एनिमल्स, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंटीग्रेट करके भी, तो रिस्ट्रिक्शंस उस तरह से लगाई गई हैं। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी उसी को यहाँ पे आगे लेके चलता है कि इंसान और जो आपका बायोस्फीयर है या एनवायरनमेंट है उसको साथ में हम लिंक में यहाँ पे पढ़ें, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल तरह से चीजें हों उसको यहाँ पे पर्पस के साथ यहाँ पे यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम काम करता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे मेंटेन किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ऐसी टोटल आपको दुनिया भर में 738 साइट्स आपको 134 कंट्रीज में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे ये जो ऑपरेट करता है, इट इज अंडर द यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, जिसमें आपका 34 स्टेट्स हैं, जिसमें आपका भारत भी मेंबर है। ये देखता है उन सभी के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। अब दोस्तों भारत की बात करें, देखो भारत में ध्यान से समझना, भारत में वैसे बायोस्फीयर रिजर्व तो 18 हैं, पर अगर यूनेस्को की बात करें कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व या वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितने हैं, आंसर इज 13। देखो आपकी बुक्स में 12 लिखा होगा पर ये अपडेट हो चुका है, नंबर अब 13 हो चुका है। और अगर आप प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के साथ रेगुलर हैं तो सितंबर एंड के अंदर मैंने आपको ये न्यूज बताई थी जब 13वां बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब 13वां इंक्लूड किया गया था अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा ऐड हुआ था लेटेस्ट वाला, कोल्ड डेजर्ट। आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि कोल्ड डेजर्ट आपके कौन सी स्टेट के अंदर है, ये मैंने ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही, ठीक है। तो भारत के अंदर इस तरह से 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, पर यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड आपको 13 देखने को मिल जाएंगे। भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पे इसको एडमिनिस्टर करती है। एंड ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट इज आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इकोसिस्टम, उस प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे इसको अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाता है। क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है इसीलिए 60% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी, बाकी 40% स्टेट से आएगी। और अगर आपकी नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ 90% सेंटर से और 10% आपका स्टेट से आपको फंडिंग आती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी पिछले दिनों के अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें भारत दुनिया भर में 9वें नंबर पर है फॉरेस्ट एरिया के अंदर। एंड फॉरेस्ट गेन की बात करें तो तीसरा था एनुअल फॉरेस्ट गेन। अगर आपको याद हो तो टॉप 2 कंट्रीज जिनमें एनुअल गेन हुआ है वो आप जरा मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बहुत सारे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को ने जो रिकॉग्नाइज किए हैं जहां पर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे को एग्जिस्टेंस है, जैसे आपका नीलगिरी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नौक्रेक, ये सारे कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इनकी लोकेशंस भी गो थ्रू करनी होंगी तो इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इनफैक्ट ना भारत बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी हैं, हम बहुत सारे काम भी करते हैं। जैसे आप नोटिस करना हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, हमने इसको भी इंटीग्रेट किया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व के साथ ही,
प्रोजेक्ट एलिफेंट है जहाँ पर हम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने फॉरेस्ट लैंडस्केप को रिस्टोर करते हैं। उसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान हो गया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो गया। इको सेंसिटिव जोन हम यहाँ पे बनाते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम किया जाए और चीज़ों को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएं। तो बहुत सारे भारत काम करता है ताकि बायोस्फीयर रिजर्व को हम अच्छे से कंजर्व कर पाएं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो पहली बात तो आप लोग सेमीकंडक्टर समझते हो कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। देखो एक बात आप अंडरस्टैंड करो, एक होते हैं आपके कंडक्टर, राइट, और एक होते हैं आपके इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से पास हो जाती है। इंसुलेटर एक तरह का रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वहां पे पास नहीं हो पाती है, बहुत कम पास हो पाती है। पर अगर हम दोस्तों सेमीकंडक्टर की बात करें ना, ये दोनों के बीच में होता है। इट लाइज समवेयर बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं बीच में होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो पार्टली कुछ बीच में मतलब पास करेगी, कुछ पास भी करेगी, कुछ यहाँ पे रोकी भी जाएगी। और सेमीकंडक्टर की दरअसल में इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर्स का आज के समय तो इस्तेमाल आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, सोलर पैनल्स में, एलईडी लाइट्स में, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हर एक जगह के ऊपर आज के समय तो आपका सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। अब आपको ध्यान पता क्या रखना है, सेमीकंडक्टर बनाना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग है। पहली स्टेज होती है डिजाइन की। डिजाइन में आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से आर्किटेक्चर उसका बनाते हो। डिजाइन के बाद सेकंड स्टेप होता है आपका फैब का। फैब मतलब फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन में जो आपका पूरा वेफर होता है ना, जो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सिलिकॉन वेफर के ऊपर छोटे छोटे जो सर्किट्स होते हैं वो फैब्रिकेशन होते हैं। एंड उसके बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है आपका असेंबली का, जिसमें टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये सब काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रोल है ना, वो सेकंड वाली स्टेज है, दैट इज द फैब्रिकेशन। यही सबसे महंगा और यही सबसे एडवांस्ड पार्ट आपको देखने को मिलता है सेमीकंडक्टर बनाने का। अब भारत दोस्तों चिप डिजाइन में तो अच्छा काम कर रहा है, पर फैब्रिकेशन में अभी हम थोड़ा सा दोस्तों पीछे हैं। और इसी वजह से हमें ताइवान से, साउथ कोरिया से, चाइना से हमें चिप्स वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। पर अच्छी बात यह है कि भारत ने बहुत सारे कदम लिए हैं, एंड उनमें एक कदम आपको नोटिस करने को मिलेगा, वो है आपका सेमीकंडक्टर मिशन। भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसके माध्यम से सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम भारत में बेहतर हो पाए। और इसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी की, जैसे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर फैब। फैब मतलब वही जो मैं आपको फैब्रिकेशन प्लांट की बात कर रहा था, उनको यहाँ पे भारत में सेटअप किया जाए, ठीक है ना। डिस्प्ले फैब्रिकेशन हो गया, उनको यहाँ पे सेटअप किया जाए। उसके अलावा आपका सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स हो गया, आपकी असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्किंग, उनकी यहाँ फैसिलिटीज भारत में हो। फिर हमने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी हम लेकर आए ताकि डोमेस्टिक चिप डिजाइन स्टार्टअप्स को R&D के अंदर हम यहाँ पे मदद कर पाएं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप नोटिस कर पाओगे कि ओडिशा ने बहुत ही शानदार काम किया है। क्या शानदार काम किया ओडिशा ने? ओडिशा ने माइलस्टोन यहाँ पे अचीव कर लिया है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि देश की पहली एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर जो प्लांट था उसका लॉन्च हो चुका है उड़ीसा के द्वारा। अब ये सिलिकॉन कार्बाइड क्या मदद करेगा? देखो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और कार्बन, और एक्चुअली ये अपने आप में एक तरह का सेमीकंडक्टर है, जिस वजह से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे भारत में अच्छी खासी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। इसको ना कार्बोंडम के नाम से भी जाना जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्री में, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड एक सिंथेटिक है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इवन आपका ना डायमंड की तरह ही काफ़ी ज़्यादा आपको ये हार्ड देखने को मिल जाएगा, लगभग उसी के आसपास इसकी हार्डनेस होती है, और ये हीट रेजिस्टेंट होता है। इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा शानदार काम करता है। काफ़ी लाइट वेट भी होता है, तो एरोस्पेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जंग वगैरह नहीं लगता, ऑक्सीडेशन के आपके ये रेजिस्टेंट रहता है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसको भी यहाँ पे विथस्टैंड कर लेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी खासी होती है। एंड अगर हाई वोल्टेज है या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर में, तो तब भी ये काम कर जाएगा। ये खराब बहुत कम होता है, बाकी बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड अपने आप में देखने को मिलेगा। और इसी सब चीज़ों की वजह से इसका इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस में, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर इन्वर्टर्स, एरोस्पेस, सैटेलाइट सेंसर्स में, इंडस्ट्रीज में आपका इसका इस्तेमाल हो जाएगा, ग्राइंडिंग फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत मजबूत भी है। साथ साथ एलईडीज में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सारे इसके अलग अलग तरह के इसके बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज की वजह से इसके यूज केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं नेशनल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, हमारी ना एक पॉलिसी है नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022। उसी पॉलिसी के अंतर्गत हमने ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, नेशनल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म। अब इसका फायदा क्या है? देखो, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, हमारे देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। उन सबका जो डेटा होगा वो हम इकट्ठा कर लेंगे, जियो स्पेशियल डेटा। ठीक है। अब ये जो जियो स्पेशियल डेटा होगा, इसको एक्सेस करना आपके जो सरकारी संस्थान हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। प्लस इसका ना इस्तेमाल, क्योंकि एक सिंगल पोर्टल हमने बना दिया ना, इसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो हमें अर्बन प्लानिंग करनी है, अर्बन प्लानिंग करने के लिए डेटा चाहिए होगा, मतलब जियो स्पेशियल डेटा, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। एग्रीकल्चर की अगर हम दोस्तों बात करें तो वहां पर क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए जियो स्पेशियल डेटा चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेने हैं, तो फ्लड को देखना, अर्थक्वेक का रिस्क देखना, लैंडस्लाइड्स हो गया। उसी तरह से इन्वायरमेंट की बात करें, कितना फॉरेस्ट कवर वगैरह है, ये सारी चीजें तभी तो पता लग पाएंगी। एंड इवन दोस्तों, अगर हम बात करें डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस के से, इसका भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो दरअसल में उसी लिए हमने ये एक अपने आप में एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहां पर सारा डेटा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और इसके माध्यम से गवर्नेंस को, इंडस्ट्री को, रिसर्च के लिए, सिटीजन्स के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा पाएगा। तो इस सिस्टम के माध्यम से, वेब सर्विसेज के थ्रू आप यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर, मिनिस्ट्रीज, एकेडमिया, उनके बीच में कोलैबोरेशन यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या किया जा रहा है, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, डेटा कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा ताकि आराम से हम चीजें समझ पाएं एंड उनकी माध्यम से एप्लीकेशन उसके, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे हो पाए। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, इस प्लेटफॉर्म में स्पेशल डेटा रजिस्ट्री भी है, जिसके माध्यम से डेटा को और उसके डेटा के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे मैनेज यहाँ पे किया जाएगा, ताकि डेटा को अच्छे ढंग से वेरीफाई किया जा पाए। और ये सारा काम कौन देख रहा है? ये सर्वे ऑफ इंडिया देख रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया दरअसल में 1767 में बना था, तो 250 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है इसको यहाँ पे बने हुए। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है। एंड इसका काम यही है कि सही, करेक्ट जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना। तो ये काम हो गया सर्वे ऑफ इंडिया का। राइट दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, उनमें एक था GSAT-7R, या जिसको हम लोग अब CMS-03 सैटेलाइट बोलते हैं। तो दरअसल में दोस्तों, ये अपने आप में, इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? इसको प्लेस किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, जो कि 35,786 किलोमीटर है अबव द अर्थ। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है वो 5 साल बाद नहीं, वो 4 साल बाद देखने को मिलता है, इसलिए सेकंड भी इनकरेक्ट है। एशियन यूथ गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। और जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है ना, ये अपने आप में डेफिनेटली आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है। राइट। तो इसी तरह से दोस्तों, आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।